वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। संघ के 100 साल पर ये रश्मि रथी की पंक्तियां खरी उतर रही हैं और जो पौधा आज वट वृक्ष बना है उसके पीछे कई लोगों का त्याग, बलिदान, समर्पण है। आज मेरे साथ एक ऐसी हस्ती हैं जिनका जीवन, चाहे वो किसी क्षेत्र में रहे हों, लेकिन हमेशा एक ही लक्ष्य, माँ भारती की सेवा, माँ भारती को विश्व गुरु के आसन पर कैसे आरूढ़ किया जा सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का। वासुदेव जी, आपका हमारे खास कार्यक्रम संघ के 100 वर्ष में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि जो 100 साल की संघ की यात्रा है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? इस यात्रा को देखने से पहले कि संघ की स्थापना क्यों हुई, क्या ऐसा परिस्थितियां बनी कि जो संघ की स्थापना है। देश में पिछले लगभग 2000 साल से हम लोग गुलाम की जंजीरों में थे। कभी यवन आए, कभी मुसलमान आए, कभी अंग्रेज़ आए, तो उसके कारण से देश बार बार गुलाम क्यों बन रहा है, यह हमारे जो संघ के संस्थापक थे उनके मन का प्रश्न था। और इसका आधार पे देश को आज़ादी भी मिले तो उनको लग रहा था कि आज़ादी तो मिल जाएगी, लेकिन उसकी रक्षा कैसे होगी और लंबे समय तक दोबारा एक गुलाम की जंजीरों में ना आए, इसकी व्यवस्था क्या होगी। तो मूल में ध्यान आया कि व्यक्ति का निर्माण होना आवश्यक है, उसमें देशभक्ति का भाव आए, समाज और राष्ट्र के प्रति उसमें दायित्व का भाव जगे। उस नाते लगा कि ऐसा कोई तंत्र विकसित किया जाए जिसके आधार पर व्यक्ति के में संस्कारों का निर्माण हो और व्यक्ति राष्ट्रभक्त एक तैयार हो। आज़ादी के आंदोलन के दौरान उन्होंने कांग्रेस में भी जाकर के काम किया, अन्य संगठनों में भी काम किया। अंत में लगा कि आज़ादी तो आज नहीं, कुछ वर्षों में मिल जाएगी। वो जेल भी गए, सारी चीज़ों के बाद लगा, उस आधार पर फिर तय हुआ, उन्होंने तय किया कि मैं संघ का ऐसा तंत्र, ऐसा संगठन खड़ा करूँगा जो देश के और समाज के बारे में राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के काम कर सके। उस तरह से उन्होंने अक्टूबर 1925 में नागपुर की एक स्थान पर रेशम बाग में उन्होंने अपने 5 मित्रों के साथ संघ की स्थापना की। और तब कोई तंत्र नहीं, केवल खेलना कूदना छोटे बच्चों के साथ। तो जब उनसे कोई बात करता था तो लोग तो हंसी उड़ाते थे कि ये 5 बालक और क्या जो है राष्ट्र पुनर्निर्माण करेंगे, क्या खड़ा करेंगे। लेकिन उन्होंने एक मन के दृढ़ता के साथ उन लोगों के साथ बैठे उठे, कुछ लोग भारत माता की मिट्टी में खेलना करना शुरू किया और फिर उसे चर्चा चला कि इसको कैसे बढ़ाएं। तो मुझे लगता है कि उस आधार पे उन्होंने धीरे धीरे तंत्र विकसित हुआ। इवन इसका संघ का नाम भी काफ़ी दिनों, वर्षों के बाद तय हुआ। पहले दिन को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं हुआ, तो उसके बाद संघ के नाम का हुआ, संघ की पद्धति क्या हो, इवन एक एक संघ की प्रार्थना क्या हो, संघ के उत्सव कौन से हों, संघ में जो बाद में पद्धति जाके गुरुदक्षिणा की बनी इसका क्या हो। ऐसे सब ये कुछ लोग आपस में जो संघ के प्रारंभ के साथ थे, उन्होंने, बुद्धिजीवी थे, चिंतक थे, उन्होंने आपस में बैठ करके डॉक्टर हेडगेवार जी के साथ तय किया। और ये यात्रा प्रारंभ में तो एक छोटे रूप में ही था, जैसे कहना चाहिए कि एक पौधा भी बाद में बनता है। उसके आधार पर बढ़ते हुए 1940 तक एक ऐसी स्थिति में आ गया कि उनका रिकॉग्निशन होने लगा और उस मंडली में से ही कुछ लोग तैयार किए जो दूसरे स्थान पर जा कर के संघ का काम करेंगे। तब ये भी था कि किसी का जान पहचान नहीं, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। वो ध्यान है कि उसमें से लोगों ने निकले, अननोन स्थान पे जाकर के मंदिर की जाकर के सीढ़ियों पे सोए और अपने साथ चने और गुड़ ले गए कि भूख लगे तो हम उसको खा कर करेंगे। फिर लोगों से परिचय करते, कुछ बातचीत करते, फिर उसके बाद वहाँ एक शाखा शुरू होती। ये बहुत ही त्याग, तपस्या और अपने कारण ये स्थिति बनी। 40 में जब एक वर्ग लगा, उसमें केवल शायद 59 या 60 लोग होंगे
लेकिन वो सारे देश के कई प्रांतों के लोग थे। तो लगा कि आज डॉक्टर साहब ने अपने जीवन के जब यात्रा उनके अंतिम चरण में थी, लगा कि आज मैं अपने सामने लघु भारत देख रहा हूँ। तो 40 के तक तो ऐसी परिस्थितियाँ बनी। फिर आगे हमारे यहाँ सरसंघ चालक, ये नाम अगर सब पहले तय हो गए, फिर सरसंघ चालक किसको बनाए। वो दौरान पुण्य गुरु जी जिनको हम लोग कहते हैं, पुण्य माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर, वे पोस्ट ग्रेजुएट और सारे लर्नेड आदमी थे। और एक बार तो उनको इतना कहा कि मैं जा कर के उनको जगत गुरु बनाने तक का भी बात आगे बढ़ी। लेकिन उनके मन में था कि मैं समाज डॉक्टर साहब के प्रभाव में उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के उनके साथ ही काम करना उन्होंने शुरू किया। उनका नाम उनके देवस्थान पे उनको ही सरसंघ चालक बनाया। उन्होंने पूरे भारत में 33 वर्षों तक भ्रमण किया और भ्रमण के दौरान कुछ संकट भी आए। जैसे 1948 के अंदर गांधी जी की हत्या हुई। उस हत्या को लेकर के संघ का पे प्रतिबंध भी लगा और प्रतिबंध को सारा उन्होंने प्रारंभ में चाह हम सरकार को समझा दें, करें, प्रयत्न भी हुए और उस तरह पत्र आदि भी उनको लिखे, लेकिन प्रारंभ में लगा कि शायद नहीं हो। फिर इन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से आगे अपना प्रयास जारी रखे और सरदार पटेल ने इन संघ को उससे दोष मुक्त किया कि इसमें संघ का कोई हाथ नहीं है। लेकिन इस दौरान कुछ जो राजनीति चलती है आती है, उस दौरान नेहरू जी और बाद में धीरे धीरे चला और संघ तो आगे बढ़ते बढ़ते एक बार स्थिति ये आई कि 1962 में जब चाइना ने आक्रमण किया, उस समय संघ के स्वयंसेवकों ने सारे देश का ट्रैफिक से लेकर के कई व्यवस्थाएं संभाली और तब नेहरू जी ने लाल किले पे जो 15 अगस्त को परेड होती है, उसमें संघ को आमंत्रित किया कि आप इस परेड में भाग लें। यानी 62 तक स्थितियां बिल्कुल संघर्ष की तो थी, लेकिन अनुकूल वातावरण में काम करते रहे। और इससे पहले थोड़ा जाए, जब प्रतिबंध हटा तो जगह जगह पुण्य गुरु जी के जो प्रवास हुए, लाखों की संख्या में वहाँ लोगों ने उनकी रैलियों में आना शुरू किया। तो मुझे लगा कि लोगों के पास संघ एक तरह से उस दौरान पूरे देश भर में पहुंचने का प्रयत्न हुआ। तो आज संघ की ये स्थिति बनी कि शायद विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है, जिनका मूल रूप से लगा कि सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है। बीच में तो एक बार ये भी प्रयत्न हुआ कि संघ को आप हमारे साथ राजनीति में, कांग्रेस ने कहा राजनीति में आ जाओ। संघ ने कहा कि नहीं, राजनीतिक काम राजनीतिक दलों का है, हम शुद्ध रूप से सामाजिक सांस्कृतिक संगठन चलाएंगे जिसका मूल उद्देश्य व्यक्तियों का निर्माण करना है और राष्ट्र का पुनर्निर्माण करना है। और ये व्यक्ति, मैं कहता हूँ संघ एक तरह से पावर हाउस है जो लोगों को ऊर्जा दे करके तैयार करता है, जो समाज के विभिन्न वर्गों में, क्षेत्रों में जाकर के काम करता है। उसी के काल आगे फिर विद्यार्थी परिषद की स्थापना हुई, उसके धीरे धीरे फिर जनसंघ की स्थापना हुई। तो जनसंघ की स्थापना भी ऐसी हुई कि जब पार्लियामेंट में देखा अपने पास प्रतिबंध लगाए, वहाँ पक्ष में बोलने वाला कोई व्यक्ति नहीं, तो कहा कहीं ना कहीं इस विचारधारा के लोग व्यक्ति वहाँ पहुँचे जो इस बात को रखे। भाई साहब, मैं बीच में, क्योंकि बात आपकी यात्रा की चलेगी, हाँ, तो आपका कब जुड़ा हुआ संघ से, कैसे आप संघ में आए, पहला परिचय किस तरह हुआ आपका? 1958 में एक संघ के व्यक्ति जो कभी कभी घर पिताजी के पास आया करते थे, उनसे संपर्क हुआ। उनका चलो खेलने चलते हैं। तो बचपन तो रहे, बचपन में बालक को खेलने का शौक होता है, तो मैदान में जाके खेलने लगे और खेलते खेलते वहाँ पे जुड़ते गए। वहाँ देखा कि जो 1 घंटा संघ का है, केवल खेल नहीं है, खेल के साथ साथ वहाँ पर गीत भी गाए जाते हैं, बौद्धिक भी होता है, महापुरुषों के जीवन चरित्र पे चर्चाएं होती हैं, कुछ सामाजिक बातों पे चर्चा होती है। तो लगा कि ये एक तरह सर्वांगीण विकास व्यक्ति का कैसे हो, उस ध्यान देना था।
तो शुरू कर दिया, और शुरू करते करते वह यात्रा आज तक जारी है। मुझे बड़ी मन के संतोष है कि उसमें कभी विखंडन नहीं आया। छोटे दायित्व से लेकर के बड़े दायित्वों पर हम लोग चलते रहे। हालांकि बालक थे, एक घटना मुझे याद आती है कि जिसको शायद मैं बताना उचित मानता हूँ। बचपन शैतानी का तो होता है। एक बार वहाँ के मुख्य शिक्षक ने हमको खिलाने से मना किया, तो रूट के बाहर तो आए, कहा कि ये कल कैसे खेलेंगे। कुछ छोटे छोटे कांच के टुकड़े लेकर के उस मिट्टी में हम बिछाए, और बिछाने के बाद अगले दिन दूर रह के हम देख रहे हैं कि कैसे खेलते हैं। तो वहाँ पे सबने जो नज़र आया तो वहाँ तो नहीं खेले, लेकिन वहाँ के उस मुख्य शिक्षक ने आकर के ज़ोरदार एक चांटा मारा। हम रोते हुए घर आ गए, और घर पहुँचा तो शाखा समाप्ति के बाद वो मुख्य शिक्षक, उसका 2-3 लोग घर पहुँच गए। तो मैंने कहा आज तो शायद ये माता पिता से ठोकने आए या ठोकाई करवाने आए। डर के खाट के नीचे छिप गए। लेकिन माताजी भी जानती थी, पिताजी भी संघ के साथ उनका भी जुड़ाव रहा है, तो उन्होंने बुलाया, बताया। तो वहाँ तो उन्होंने कुछ नहीं कहा हमारे साथ चलो। तो कहीं और ले जाकर के शायद ठोकेंगे, और हम उनके साथ चल दिए। आश्चर्यजनक बात रही कि वो एक मिठाई की दुकान पे लाए, और मिठाई की दुकान पे जाकर के चंदन जैसे होता है मिठाई खिलाई, और चुपचाप आके घर छोड़ गए। मैंने कहा ये भाई साहब तो बहुत बढ़िया है कि जो हमने इतनी शैतानी की उसके वहाँ भले ही चांटा लगाया, लेकिन इतना प्यार से नहीं रखते हैं। हम अगले दिन से उनके साथ जाने लग गए। तो इस प्रकार का संघ का संस्कार, फिर केरला जाना, सारे मुझे सानिध्य पुण्य गुरु जी के से लेकर के और आज तक के पुण्य सरसंघ चालकों से सानिध्य उनका मिला है। ये मैं खुशकिस्मत अपने को मानता हूँ। गुरु जी के साथ भी छोटी छोटी घटनाएं की बैठकों में अजमेर आए, अजमेर उस बैठकों में रहने का सौभाग्य मिला। और एक यात्रा के दौरान एक नई बात जो ध्यान आई कि पिताजी भी जुड़े हुए थे, तो ओटीसी लगती है 1 महीने की। तो मैं तो तब तक जोधपुर चला गया था, तो मैं तो जोधपुर से ओटीसी करने आया फर्स्ट ईयर में 68 में। अजमेर से पिताजी द्वितीय वर्ष करने, हम दोनों को नहीं पता, हम दोनों ही आए। अगले दिन जब मिले तो लगा के वो भी आए, तो यहाँ के विभाग प्रचारक उनको ले आए, उधर से मेरे को अपने प्रचारक ले आए, और एक अद्भुत संगम था। मतलब ओटीसी पिता पुत्र ने साथ की एक साल, मतलब मैंने प्रथम वर्ष, उन्होंने द्वितीय वर्ष एक साथ की। कहाँ पर? जोधपुर हुआ? अजमेर। ये बड़ा अद्भुत संयोग है वैसा। सॉरी, वो जयपुर में हुई, अग्रवाल कॉलेज। अच्छा, एक बात ये बड़ी आपने अद्भुत बात बताई है। एक गुरुजी का आपने जिक्र किया वैसा, तो गुरुजी से जुड़ा हुई कोई ऐसा घटनाक्रम आपका कभी जैसे संवाद हुआ हो, कोई बात हुई हो, कोई बताना चाहें? हम लोग वैसे तो 1-2 बार उनका जो आवास था उसके बाहर किसी की जिम्मेदारी देते हैं, एक आध बार तो जिम्मेदारी में भी रहने का सौभाग्य मिला। और फिर बैठकों में हम छोटे घटनाएं थे तो खड़े करते थे। मुझे लगा कि गुरु जी को छोटी छोटी बातें, घटनाएं, क्या करता है, घर कैसे जाते हो, ऐसा जो पूछता लगा, मुझे लगा कि केवल ये बड़े पूरे सरसंघ चालक ही नहीं है, लेकिन ये तो एक शाखा जो शायद वो कभी कितने गए होंगे मुझे पता नहीं, लेकिन वो छोटी छोटी बात जानते थे। और फिर प्यार से हाथ जब सिर पे फेरते थे तो एक आनंद, उनका एक तो व्यक्तित्व भी अद्भुत था, एक आनंद की अनुभूति रहती थी कि आज इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता था। उनका जीवन किस प्रकार से नियमित है, तो छुटपन में तो नियमित जीवन जीना, समय पे जाना, ये अगर रहा तो शाखा जाना अखंड रहा। फिर बीच में जब 11वीं कर ली तो निश्चित जोधपुर पढ़ाई करने के लिए आया, तो फिर जोधपुर भी संघ कार्यालय जाना और वहाँ की भी एक शाखा का मैं मुख्य शिक्षक कार्यभार रहा। फिर बाद में हॉस्टल आ गया तो हॉस्टल शाखा हमने लगानी शुरू की, तो लगातार संघ के साथ जुड़ाव उत्पन्न रहा और वहाँ भी मंडल कार्यवाह, भाग कार्यवाह, ये जिम्मेदारी मिलती रही। फिर जो 69 में अजमेर आया, वहाँ फिर संघ की जिम्मेदारी दी, तो वहाँ मुझे धीरे धीरे ये बातचीत करते हुए ध्यान दिलाया, यदि संघ का काम करना है, या उस समय तक मैं विद्यार्थी परिषद में जाने की चर्चा चली, उसका काम करना है तो अपने को शिक्षा क्षेत्र में अधिक समय मिलेगा। मेरे मन में भी अनुभव ये आए कि जो संघ का संस्कार था कि सरकारी नौकरी में ईमानदारी के साथ काम करना बहुत कठिन है। मेरे हर्डल्स भी आए, वो करूँगा तो लंबा हो जाएगा, उसका संस्मरण भी, तो उस कारण तय किया कि मैं शिक्षा क्षेत्र में रहूँगा। जैसा प्रिंसिपल मेरे से पढ़वाएगा मैं पढ़वा दूंगा, 1-2 पीरियड की जगह 5 पीरियड पढ़ा लेगा। लेकिन वहाँ जो देखा सरकारी तंत्र में
हमेशा ट्रांसफर नेताओं के चक्कर, और फिर उसमें से भी ईमानदार काम करना कठिन। ऐसे ही कहे कि ऐसा करो जो अपने मन को नहीं लगे कि तो गलत काम है, मैं तो नहीं करूँगा। तो इस तरह से लगे मैं टीचिंग में आ गया। तो उदयपुर में मैंने लगभग 30 वर्ष तक टीचिंग किया। उसी दौरान विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आया, दायित्व मिला, और आज मुझे प्रसन्नता है कि वो 30 वर्ष एक ही संगठन में रहने का सौभाग्य भी मिला और अवसर भी मिला, जिसमें 8 साल 9 साल तो प्रदेश अध्यक्ष भी रहा, 17 साल उपाध्यक्ष भी रहा, 2 साल प्रदेश मंत्री भी रहा। तो ये सारे दायित्व निभाते हुए सारे राजस्थान के हर तहसील केंद्रों तक के प्रवास का अवसर मिला। लेकिन संघ ने इस दौरान जो कई काम और जुड़े, ये पुण्य गुरुजी के बाद, गुरुजी का देवसान मेरे को ध्यान है कि शायद 5 जून 73 को उनका देवसान हुआ, और उसके बाद सुरक्षा संघ जी के दायित्व पर पुण्य बाला साहब देवरस बने। उनका सोच था कि हम समाज के विभिन्न क्षेत्रों में हमारे काम खड़े हों, क्यों संघ का स्वयंसेवक उन तो ये था कि भाई सब लोग मैदान पूरे, कोई करोड़ों लोग संघ के स्थान पर आएंगे और संस्कार लेंगे, तो संभव है नहीं। तो तब ये था 3% भी यदि लोग संस्कारवान लगे तो समाज के विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ेगा। तो नए नए क्षेत्र भी बने उसमें, ये विद्यार्थी परिषद, विश्व हिंदू परिषद, भारत विकास परिषद, शिक्षक संघ, ये ऐसे लगभग 40-45 संगठन है जो धीरे धीरे बनते गए। और ये कुछ संगठन तो गुरुजी के समय बने और उसको ज़्यादा आयाम दिया पुण्य बाला साहब देवरस जी ने, क्योंकि गुरुजी के समय ही जनसंघ भी बन गया था और ये भी बना। और इसके संगठन के निर्माण का एक उदाहरण जो ध्यान आता है कि जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनसे मिलने के लिए गए कि मैं इस तरह का संगठन खड़ा करना चाह रहा हूँ और आप आइए, तो उनका हमारा काम ये नहीं है, तो उन्होंने कहा आप कुछ संशय दीजिए। तो उन्होंने दीनदयाल जी को जो दिया, तो दीनदयाल जी को देने के बाद उन्होंने कहा यदि मेरे पास ऐसे 100 दीनदयाल मिल जाए तो मैं भारत का पूरा नक्शा बदल करके रखता हूँ। ये गुरुजी ने कहा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा गुरुजी को। तो ये ऐसा लगा कि संघ का जो निर्मित व्यक्ति है वो उसको समाज जीवन में कितना बड़ा संगठन खड़ा कर सकता है। और हमें लगा कि दीनदयाल जी ने जिस तरह से जनसंघ को खड़ा किया, जो आगे जाकर के तो नेताओं उसकी यात्रा, जनसंघ की यात्रा है, बीजेपी की ये जन यात्रा हो जाएगी, लेकिन जनसंघ के स्वयंसेवकों ने जो उसमें स्वयंसेवक गए, उन्होंने वहाँ पे समाज में ऐसा काम किया कि आज 5 लोगों के द्वारा खड़ा गया संघ आज एक वटवृक्ष के रूप में विभिन्न समाज के क्षेत्रों में अपने नए नए आयाम स्थापित करिए हैं और हर क्षेत्र में अग्रणी है। आज बीएमएस है तो शायद विश्व का सबसे बड़ा मजदूर संगठन है, विद्यार्थी परिषद है विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, विश्व हिंदू परिषद है उसका एक अलग वर्चस्व है, जिसके यहाँ पे राम मंदिर और कई मुद्दे आगे हुए। उस पर चर्चा करेंगे भैया, लेकिन बीच में मैं आप ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि अब आपने जो जिक्र कर ही दिया है कि राजनीति, आपका राजनीति में पदार्पण कैसे हुआ, वो क्या घटना थी, किस तरह आप राजनीति में आए? ये भी एक, यदि मैं कहूँ तो शायद बाय डेस्टिनेशन आया हूँ, तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। मेरी कोई राजनीति में रुचि नहीं थी, संघ का काम करता रहा और फिर संघ की योजना से ही विद्यार्थी परिषद में 30 वर्ष तक काम किया। फिर विद्यार्थी परिषद से वापस संघ में गया और 3 वर्ष तक 2000 से 2003 तक संघ में प्रांत का प्रचार प्रमुख का दायित्व रहा। 3 में ऐसा घटनाक्रम लगा जो मेरे पास कहा गया अब आपको राजनीति में काम करना है। तो मैंने कहा कि मेरी कोई रुचि नहीं है। तो जब कहा तय किया है, जब तय हमारे यहाँ तो तय होता है तो फिर किसी पूछा नहीं जाता, तय किया तो दरे पे चल पड़े। मैं आराम से उदयपुर में कॉलेज में पढ़ा रहा था। पढ़ाते पढ़ाते जब प्रस्ताव आया तब भी अजमेर में, वो कहा कि अजमेर से आपको चुनाव लड़ना है, तो अजमेर में माता पिता ज़रूर रहते हैं और संघ के जो कुछ स्वयंसेवक मंडली है उससे परिचय था, बाकी आम जन से किसी तरह का परिचय नहीं था। मैंने कहा मेरा कोई परिचय नहीं है। नहीं हमने सोचा है, हम वहाँ का सोच ही हमारे लिए एक तरह से आदेश होता है। तब से फिर मैं आया और पहली बार 2003 में चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ने के बाद ईश्वर की कृपा रही, संघ के स्वयंसेवकों का परिश्रम रहा, तो मुझे पहली बार में विजय, जो 30 वर्ष तक अजमेर का नहीं और सामने मेरे कांग्रेस का एक
व्यक्ति जो वहाँ सामाजिक जीवन में प्रतिष्ठा रखता था और पैसे वाला भी था, उसके सामने खड़ा कर दिया और उसके सामने भगवान ने कहा जीत हुई तो उसके बाद उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने पहली बार ही मंत्री बनाया, फिर ये यात्रा चल पड़ी। लगातार जा रही है वैसे, लेकिन उस कार्यकाल का जरूर मैं जिक्र करूंगा, क्योंकि जब आप शिक्षा का दायित्व संभाल रहे थे शिक्षा मंत्री के नाते, तो कई नवाचार किया आपने। विपक्ष ने आप पर हालांकि ये भी आरोप लगाया कि आप एक एजेंडा चला रहे हैं, एक एजेंडा को लागू कर रहे हैं, लेकिन मैं जब आपके बारे में आपकी अध्ययन कर रहा था तो मैंने एक जगह देखा कि आप इस तरह का परिवर्तन चाह रहे हैं कि अब कन्हैया पैदा नहीं हो, देशभक्त बच्चे पैदा हों। और उस वक्त बड़ा कंट्रोवर्सी हुई, विपक्ष ने कई बार आप पे हमले किए, इस तरह के सियासी हमले। तो संघ के संस्कार जीवन में थे और जब मैं राजनीति में भी आया, जब मंत्री भी बना, तो मन में एक भाव था, मैं केवल लाल बत्ती में घूमने नहीं आया हूँ, एक मिशन को लेकर के आया हूँ। और मिशन ये कि शिक्षा के माध्यम से नवयुवकों में हम राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का काम करें और उनके अंदर समाज के प्रति उत्तरदायित्व भाव हो, श्रेष्ठ नागरिक खड़े हों और देशभक्ति का भाव जगे। और उसी अनुसार मैंने दूसरे चरण में पाठ्यक्रम में भी परिवर्तन किए। और जब पाठ्यक्रम परिवर्तन किए तो एक आध बार मेरे पर आरोप लगेगा भगवाकरण कर रहे हो। मैंने भी डंके की चोट पे कहा कि हाँ कर रहा हूँ, कारण कि भगवा का अर्थ है त्याग और समर्पण। यदि मैं भारत और राजस्थान के समूह में नहीं लाऊंगा तो फिर क्या अंग्रेज़ों को लाएंगे क्या। उसी दौरान मैंने भाग पाठ्यक्रम में जब पढ़ता था अकबर महान का पाठ, तो मन में बड़ी पीड़ा देता था। उस समय तय किया, और शायद राजस्थान पहला राज्य है जिसने अकबर महान के पाठ को हटा के महाराणा प्रताप महान के पाठ को हम जोड़ा, और आज पूरे देश भर में उसका हुआ। केवल वहाँ तक सीमित नहीं है, 200 से अधिक वीर और वीरांगनाओं के पाठ भी जुड़े। लेकिन मैं केवल पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं रहा, अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से। जैसे 14 फरवरी को हमेशा वैलेंटाइन डे का भाव आता है और लोग अपने तरह से कहें, मैंने उस दिन उस दिवस को मातृ पितृ पूजन के दिवस में तय किया, और वो मुझे आदर स्थिति दिखाई दे रही है। माता पिता कुर्सी में बैठे हैं, बालक आरती लेकर के उनकी स्कूल में आरती उतार रहा है, तो जो भाव आया उसको आगे बढ़ता है। कुछ संगठन में जैसे मुझे एक अच्छी बात लगी विद्या भारती की, जो अपने बच्चों को भैया और बहन स्कूल में कहते हैं। तो आज जो मुझे नारी के प्रति जो विकृतियाँ दिखाई दे रही हैं, वो यदि स्कूल में ही पहले दिन से भैया बहन कहना शुरू करें तो भाव ही मन में दूसरा उत्पन्न नहीं होगा। तो ये संस्कार है, तो वह संस्कारों को शिक्षा क्षेत्र में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए और साथ में शिक्षा की गुणवत्ता में भी कैसे सुधार हो, दोनों पक्षों को एक साथ लिया। उसका डिजिटलाइजेशन करना है तो वो भी किया। जैसे शाला दर्शन शाला दर्पण, मैं सोचता भूतों न भविष्यति, शायद ऐसा कभी कल्पना भी नहीं थी कि ये सब हो सकता है, वह हुआ। फिर शिक्षा में गुणवत्ता कैसे आए, शिक्षकों की कमी कैसे पूरी की जाए, तो शिक्षा पैटर्न भी लागू किया। उसके अंदर चल रहा करप्शन कैसे समाप्त हो, तो काउंसलिंग हम सिस्टम को ले आए। ऐसे कई, यदि शिक्षा पे अकेले चर्चा करेंगे तो शायद पूरा समय उसी में जाएगा। तो जहाँ तक मेरा एक ही सोच रहा कि देश की चीज़ को युगानुकूल बढ़ाओ और युग की चीज़ को देशानुकूल बढ़ाओ। इस लाइन पे आगे बढ़ते गए। तो उस दौरान संस्कार, पाठ्यक्रम, गुणवत्ता और साथ में करप्शन मुक्त शासन बने, और दृष्टि से हमने सारे नवाचार शिक्षा क्षेत्र में भी मैंने किए, कर पाया। और पहली बार में भी जब मेरे को माननीय घनश्याम जी तिवारी के साथ काम करने का मौका मिला, और उन्होंने भी मुझे खूब अवसर दिए, मैं इस अवसर पे उनकी शायद दिया हुआ अवसर को भूलूंगा नहीं, कि पहली बार में मुझे विधानसभा में कहा कि उत्तर आप दोगे। ये कोई मंत्री, राज्य मंत्री को ऐसा नहीं देता साधारणतया, वो भी दिया। और उसके कारण से मेरे में कॉन्फिडेंस भी डेवलप हुआ और शिक्षा विभाग की गहराइयों को भी समझने का अवसर मिला, जिसके कारण से दूसरी बारी में अच्छी तरह मैं अपना रोल अदा कर पाया। तो उसके कारण से फिर मेरा प्रवास भी होता था, शिक्षा के मंत्री के नाते भी हुआ और विद्यार्थी परिषद के नाते भी मैं काम करता हुआ आगे बढ़ा। तो मुझे विद्यार्थियों के साथ विशेष प्रेम भी हुआ, और ऐसी कई घटनाएं शिक्षा क्षेत्र में मैंने अपने कॉलेज में भी शुरू की, जिसके कारण से विद्यार्थियों में राष्ट्रभक्ति का भाव जगे। महापुरुषों की जयंतियों से लेकर के कविता प्रतियोगिता कराई, उस कविता में देशभक्ति की कविता आने लगी। तो उसमें मुझे 2-3 विद्यार्थियों का मैं सिलेक्शन करता था, ये इस तरह करा तो जरूर इसके संस्कार हैं, उसको फिर जीवन में आज कैसे आगे बढ़ाया जाए।
तो उस तरह के प्रोसेस शुरू किया। हॉस्टल में था तो हॉस्टल की शाखा लगा करके उस काम किया, लेकिन अलग अलग अवसर मिले, अलग अलग माध्यम चुने, और लेकिन लगातार लक्ष्य एक ही कि वो नई पीढ़ी के अंदर संस्कार बने और संस्कारों के आधार में श्रेष्ठ नागरिक खड़ा हो। उसमें उसका रोलदान शैक्षिक वातावरण भी होता है और साथ में पाठ्यक्रम भी होता है, और शिक्षक जो हैं उसको भी साथ लेकर के चलना होता है। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहं, त्वया हिन्दुभूमे सुखं बन्धुभूमे सुखं वर्धितोऽहं। 3 घटनाओं का मैं जिक्र नहीं करूंगा तो मुझे लगता है कि संघ के साथ आपकी यात्रा का कुछ जो बताना चाहिए दर्शकों को नहीं बता पाएंगे। पहला आपातकाल का जो दौर आया उसको आप याद करते हैं तो आप भी उन घटनाओं का जिक्र करते हैं, तो जो आपातकाल उस वक्त आया उस समय आपका क्या रोल था, संघ की क्या स्थिति थी और कैसे आप निकले उस दौर से? इसको यदि मैं थोड़ा पहले जाऊं, आपातकाल से भी 65 का भी युद्ध हुआ। तब तो हम छात्र थे, बैंकरों का बना रखे थे जिसमें हम घुस जाते थे जब भी। जोधपुर में तो हवाई आक्रमण भी होते थे, और उसी दौरान हमको एक वो अलग हो जाएगा, उसके बाद अलग से जिक्र करेंगे विवेकानंद मेमोरियल और सब में किस तरह से हमने धन संग्रह वगैरह किया। लेकिन आपातकाल अचानक लगा, हमने भी पढ़ा। उस समय छुट्टियां थी, मैं अजमेर था, शायद अजमेर के लोगों को पूरा नहीं था, लेकिन 8-10 दिन रहा। मेरा कॉलेज खुलने वाला था, मैं उदयपुर आ गया। लेकिन मुझे लगा कि पहले दिन से मेरी वहाँ तलाश थी। मैं पहले दिन कॉलेज जा कर के ज्वाइन किया। ज्वाइन करके वहाँ से जैसे निकला तो मेरे घर के अंदर मोपेड रखे इंट्रो, इतने में पुलिस की 4-5 गाड़ियों ने आकर के घर को घेर लिया। तो माता जी ने कहा कि क्या हुआ? मैंने सोचा, मैं तो अंदाज तो था ही, तो हालांकि मेरे को ले गए। लेने के बाद जो भी कुछ एक दिन पूरा थाने में बैठा रखा और पूछताछ की, लेकिन यहाँ कुछ था नहीं। तो मुझे लगा कि शायद उन्होंने उस समय जो हम लोग नौकरी करते थे उन लोगों को अंदर कम ले गए, ताकि इनसे कौन कौन मिलने आते हैं उस पर हम निगाह रखें। तो उन्होंने फिर अगले दिन हमको घर छोड़ दिया, लेकिन निगाह लगातार पैरा आते जाते, मतलब वाइट ड्रेस में सब करते थे। उस समय पूछा विद्यार्थी पेज में क्या है, लेकिन जो उत्तर देने थे उनको दे दिए। उसके बाद हमारे जो कई लोग अंदर ले गए थे उनके घरों की व्यवस्था की जिम्मेदारी थी, और साथ में ये उस दौरान समाचार पत्र तो सब बंद थे, तो लोगों तक कैसे जानकारी जाए। तो हमारे जिम्मे 2 काम थे। एक, हम कुछ मैटर बनाते और रात में उसको साइक्लोस्टैट मशीन से उसको हम निकालते, चिंगारी उसका नाम रखा, और हम रात को 12-1 बजे निकल के और लोगों के घरों पे नीचे छोड़ आते थे और 4 बजे आके सो जाते थे। ऐसा लगभग कई महीनों तक किया। और दूसरा हमारे जिम्मे काम था जो परिवार के लोग अंदर गए उनके घर, कुछ घर की व्यवस्थाओं में हम सहयोग करें। तो कुछ लोगों से राशि लेकर के उनके घर दाल आटा ये पहुंचाने का काम भी कुछ हमारी एक टोली को था, समय भी था। तो इस तरह से हम पूरे इमरजेंसी को 19 महीनों को हमने उस दौरान झेला और काम भी किया। और तरह तरह की उस समय तो इतना नियंत्रण था, कहीं हमारी जैसे बैठक तय हुई, बैठक की मुझे और गुलाब जी के एक बार का ध्यान है कि हम दोनों को सूचना हुई। अब हम वहाँ से उदयपुर से एक बस में बैठे, हम आकर के बीच का जो स्थान है कौन सा पड़ता है, उदयपुर और अजमेर का, उस स्थान पे हम बस से उतरे। उतरने के बाद वहाँ 2 मोटरसाइकिल के लोग हमको तो मोटरसाइकिल बैठा के ले जाते, तीसरी जगह बैठते, फिर वहाँ से साइकिल में हम लोग कहीं पहुँचते थे। इस तरह की बैठकें हमारी हुआ करते थे कि पहाड़ी में जा करके। ये भी हमने दृश्य उस दिन रोल अदा किए, भाग लिया, जो भी कहें उस दृश्य को हमने आँखों से देखा और किया। तो ऐसा माहौल बना। और एक विद्यार्थी पेशे के नाते एक कार्यकर्ता को तो 15 अगस्त को मेडिकल कॉलेज की शाखा का था, वो पैम्पलेट उसको दिए थे, वो पकड़ लिया गया, उसको इतना मारा कि उसका कान आज तक बहरा हो गया। अत्याचार भी वहाँ पे उस समय पुलिस वालों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने सहन किए। तो वो तो वास्तव में जेल तो हज़ारों लोग गए, उन्होंने तो वहाँ जो यातनाएं सही या जो भी राजनीतिक
क्षेत्र हुआ, तो उसमें हमारा वह दृश्य आज भी याद आता है। तो आपातकाल का भी एक आंखों के सामने है। उस समय हमारे घर पे बेबी होने वाली थी, उसी दौरान, हाँ, उस समय भी कष्ट घर के भी थे, बाहर के भी थे, लेकिन संघ की प्रेरणा और ऊर्जा इतनी होती है, ये सारी बातें गौण हो जाती है। मैं कहा कि आज मुझे लगता है लगभग राजस्थान को मैंने 50 साल तक प्रवास मेरे हुए, 30 साल विद्यार्थी परिषद में, 20-22 साल राजनीति में, तो दौरान कोई कमी नहीं हुई। और इसमें दौरान शादी का भी प्रसंग, वो भी एक अजीब प्रसंग है। हम सोचते थे कि संघ का संघ, हम तो प्रचारक निकलेंगे, शादी नहीं करेंगे। तो आपका मन था प्रचार निकलने का? बिल्कुल था, लेकिन कहता हूँ मुझे प्रारब्ध में शायद इतने अच्छे कर्म नहीं किए होंगे, या थोड़े कम रह गए होंगे, इसलिए वो अवसर नहीं मिला। तो जब भी घर आता तो माता जी रोती थी, तो मैं चुप रहता था, मना कर देता था, स्पष्ट नहीं करूँगा। एक बार ज़्यादा रोई तो मैं चुप रहा तो इन्होंने उसको मौन स्वीकृति मान ली, और मौन स्वीकृति के बाद वो जाके जयपुर कोई घर देखा है। मेरे पास पत्र आया कि आपकी इस तारीख को सगाई तय की, मैं नहीं गया। अच्छा, नहीं गए? फिर पिताजी अंगूठी पहनाए, तो अपने यहाँ तो भारतीय संस्कृति है, फिर शादी भी हो गई और सब आगे चल पड़ी गाड़ी ग्रस्त। तो इस तरह कई, लेकिन ऐसे कई, मैं तो एक छोटा हूँ, कई लोगों ने पता नहीं कितना जीवन दिया है जिसके कारण से संघ की स्थिति बनी। लाखों स्वयंसेवक जिनका आज कोई नाम नहीं है, आप तो चर्चा कर रहे हैं, मेरा के नाम भी है, ऐसे लाखों अनामी लोगों ने अपना जीवन समर्पित करके इसको घड़ा है। बिल्कुल आपने जिक्र किया। एक मैं अभी इन दिनों एक आप विभाजन विभीषिका को लेकर पढ़ रहा था, क्योंकि आपसे जिक्र करना बहुत लाजमी इसलिए हो क्योंकि आप संघ में तो रहे ही, जुड़े हुए हो, लेकिन आप उस पुरुषार्थी समाज से आते हो जिसने सबसे अधिक दंश झेला जब देश का विभाजन हुआ। आज भी जब हम कई बार इतिहास के पन्नों को खंगालते हैं, पढ़ते हैं या सुनते हैं उनसे, तो हमारी खुद की आंखें भी नम हो जाती हैं। तो जो उस वक्त तब ऐसा दौर था जब ये विभाजन हुआ, और ख़ासकर आपके समाज को यहाँ आना पड़ा, और क्योंकि अभी मैं कहीं देख रहा था, आप उस समय जो पुरुषार्थी समाज को, उसको शरणार्थी कह दिया, और यहाँ भी उनको बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं दी। वहाँ तो अपना सब कुछ छोड़ के आना ही पड़ा उनको, लेकिन यहाँ भी उनको वो सम्मान जो मिलना चाहिए था नहीं मिला, जो लाड़ प्यार इस देश को देना चाहिए तो नहीं दिया गया। तो वो किस तरह का दृश्य था भाई साहब? और क्योंकि आप खुद उस समाज से आते हैं तो आपके बहुत निकटवर्ती लोगों से आपका परिचय भी रहा होगा, सहायता भी आपने की होगी। हालांकि मेरा जन्म तो स्वतंत्र भारत में हुआ, लेकिन पिताजी क्योंकि बचपन में उन्हें भी राष्ट्रवादी संस्कार थे, तो वहाँ सिंध के अंदर उन कुछ लोगों ने मिलकर के छोटे बमों की फैक्ट्री तैयार की थी, ताकि हम सिंध को अलग होने नहीं देंगे। उस दौरान टाइम से पहले एक, जैसा वो बताते हैं, एक बम फट गया, मिलिट्री ने चारों ओर से घेर लिया, उसमें से टैक्टफुली निकल के और माताजी को लेकर के केवल एक छोटे से लोहे के बक्से में 2 ड्रेस लेकर के चल पड़े। जबकि वहाँ हम लोग पहले, हम भी और बाकी सिंधी समाज के लोग भी बड़े पदों पे थे, जमींदार थे, मोमी थी, ये सारे जो अल्पसंख्यक हैं, ये तो हमारे सामने मजदूरी का काम करते थे। लेकिन सब छोड़ करके यहाँ पे पहले उदयपुर पहुँचे, उदयपुर से अजमेर आए। वहाँ वो बताते थे कि 1-1 पैसे 2-2 पैसे के बिस्कुट बेचे। पिताजी बताते हैं कैसे संघर्ष किया, कैसे संघर्ष किया उन्होंने, और ऐसे कई लोग जीवन, क्योंकि सिंधी समाज एक ऐसा समाज है, कभी भी आपको आज भी तब से लेकर के भीख मांगते हुए आपको नहीं मिले। हम पुरुषार्थी और शरणार्थी इसलिए नहीं रहे, उस समय सिंध भी हिंदुस्तान का भाग था, और वो 48 में जैसे ही 47 में जैसे विभाजन हुआ तब वो पाकिस्तान बना, तो सिंधी तो यहाँ आ गए। तो सिंध, हम कभी पाकिस्तान में थे भी नहीं और पाकिस्तान से आए भी नहीं, हम तो मूल रूप से, और इसीलिए भी हैं कि देश के ऊपर जितने आक्रमण हुए वो सिंध के माध्यम से हुए, क्योंकि भूमि से आने का केवल मात्र वही है, बाकी तो चारों समुद्र हैं। तो वहाँ पे सिंधी समाज के नेतृत्व ने वहाँ से संघर्ष किया, इसलिए महाराजा डाहर सेन का और सबके नाम आते हैं, और बाद में आके स्वतंत्रता संग्राम में हेमू कालानी का आता है। ऐसे कई वीर हैं जिनके नाम आज अपन लोग ने श्रृंखला लेंगे तो लंबी श्रृंखला है। तो वहाँ से सिंध में वो वीरता का इतिहास था। तो बाद में विभाजन के समय यहाँ आए तो उन्होंने अपना जीवन उससे किया। वो मैट्रिक पास थे वहाँ के, फिर हमको पालते हुए उन्होंने इंटरमीडिएट किया, BA किया, फिर MA किया, और उस दौरान पोस्ट ऑफिस में सबसे छोटे पद पे जो डाक पे छप्पा लगाते हैं उस पर उन्होंने नौकरी शुरू की, मिल गई तो फिर वहाँ से पोस्टमैन बने, क्लर्क बने, फिर पोस्ट मास्टर बन के वो आखिर अपनी जीवन यात्रा उन्होंने पूरी की। तो ये संघर्षों की, और जब हम लोग आए
तो जब पहली बार थे तो एक छोटे से कमरा एक मोहल्ले में लेकर के रहने लगे। शुरू में बिजली नहीं थी, तो मैंने जो 10वीं की परीक्षा की है वह मेरे जो कॉमन उद्यान है, जैसे सेंट्रल पार्क है, अजमेर में सुभाष उद्यान है और दौलत बाग उसको कहा करते हैं, उसके बिजली की लाइट है, सुबह 4 बजे किताब लेकर के वहाँ जाना, उसके नीचे बैठ के पढ़ाई की है। तो घर में उस वक्त लाइट नहीं थी भाई साहब, 10वीं आप पढ़ रहे थे? कमरे वहाँ, अच्छा। अजमेर में तो रही होगी, अजमेर में तो थी, लेकिन हम जो गरीब थे उसके लिए मकान आहर किराए वाले होंगे मकान होंगे। फिर बाद में जाकर के लट्टू आने लगा, तब एक छोटे से कमरे में हम 2 माताजी पिताजी, तो पढ़ाई का वातावरण तो सीधा सा वहीं किया। और मुझे खुशी है 10वीं की और 11वीं की, तब तो हायर सेकेंडरी हुआ करता था, हम लोगों ने फर्स्ट डिवीज़न प्राप्त किया और इतने अंक प्राप्त किए कि उस समय इंजीनियरिंग कॉलेज पूरे प्रदेश में 2 ही थे, एक पिलानी का और एक जोधपुर का MBM, और मेरिट से एडमिशन होते थे और 120 सीटें वहाँ थी, 120 यहाँ थी, तो 240 में मेरा दोनों जगह एडमिशन हो गया। लेकिन आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर होने के कारण मैं पिलानी नहीं जा पाया। जोधपुर में चूँकि मेरी बुआ रहती थी तो उसके घर रह के ही मेरे हॉस्टल वगैरह का खर्चा बचे, तो प्रारंभ में वहीं से शुरू किया। फिर सेकेंड या थर्ड ईयर के बाद तो फिर हॉस्टल आए, और इतना पहले तो पिताजी को कहा कि मेरे को पढ़ना है, तो बाद में पिताजी ने शर्त तो ये रखी कि वहाँ तो ट्यूशन करके अपना खर्चा निकालेगा तो अनुमति है। हालांकि उसकी ज़्यादा नौबत नहीं आई, उन्होंने कठिनाइयाँ सह के भी मेरे को उन्होंने पढ़ाया, और पढ़ाने के बाद इंजीनियरिंग का मैं कर पाया। ये भी बहुत कठिन समाज की यात्रा रही, और किराए के मकानों में कभी 5 रुपये का, उसके बाद फिर आए तो 2 कमरों का लिया। ये तो जा कर के अपना मकान अजमेर में हम 1978 में कर पाए। उसमें पिताजी का जो कठिनाई बता रहा हूँ, एक प्लॉट था सिंधी कॉलोनी में, वो 8,000 का था। हमारे पास 8,000 नहीं, कहाँ से लाए? तो उस समय बड़ी मुश्किल से उन्होंने कोई लोन लिया अपने खाते से, 1-1.5 हज़ार मैं कहीं से अपने वेतन इधर उधर से लाया, कुछ इकट्ठे करके 8,000 में प्लॉट लिया। पड़ोसी ने कहा कि 8,000 छोटे भाई के ले लो, कहा 8,000 है क्या, ये बड़ी मुश्किल से लाए। उस समय वो 8,000 में तो प्लॉट लिया और 80,000 में चूने पत्थर से मकान बना, जो आज भी बना हुआ है। यानी इस सारी कठिनाइयों से जीवन यात्रा चली। ऐसे लगभग हर सिंधी समाज के, और आज तो मुझे खुशी है कि शायद बाकी लोग तो व्यापारी थे, अब व्यापार में तो उनकी बुद्धि और काम करते गए, और आज शायद पूरे व्यापार पर कब्जा वही है कि लगभग 24% का इनकम टैक्स में सिंधी समाज की भागीदारी भी है। लेकिन हम जो नौकरी वाले थे, उस नौकरी में फिर हम भी, मेरा छोटा भाई ज़रूर व्यापार में चला गया, लेकिन मैं अपने हिसाब से फिर नौकरी में लगा, संघ के संस्कारों के अनुसार फिर उसी काम में लगे रहे, और जीवन यात्रा आज तक चल रही है। संघर्ष विरासत में मिला, और आपने वाकई आपका जीवन अनुकरणीय बनता है। एक भाई साहब, मैंने तो 11वीं में जा कर के तो मेरे को साइकिल सिखाई गई, साइकिल ली, और मैंने पहला पैंट जब कॉलेज गया तब पहना, ताकि निक्कर हम लोग रहे। पहली साइकिल आप 11वीं में, तब पैदल ही रही? फिर तब तक पैदल, जहाँ भी जाना 3-3, 4-4, 5 किलोमीटर स्कूल रहता था दूर, जाते थे। गजब संघर्ष भाई साहब, बिल्कुल मतलब हार न मानी नहीं ये। अच्छा, मैं 2 बात सोच रहा हूँ भाई साहब, संघ से तो मिले ही, लेकिन आपने जो बताया पिता के संघर्ष के बारे में, परिवार के संघर्ष के बारे में, उसने भी आपको इतना मजबूत बनाया कि आज भी आप डिगते नहीं है, कहीं भी कोई परिस्थिति आ जाए। ये परिस्थितियाँ तो आती हैं, संघर्ष करने का भाव समाज का भी है, संघ का भी है, और परिवार का भी है। तीनों से लेकर के बल मिलता गया और आगे यात्रा बढ़ती। कभी सोचा थोड़ी था कि यहाँ आएंगे, ये तो स्वप्न में नहीं सोचा था, ये तो ईश्वर। ऐसा भावुक हो गए आप, क्योंकि वो खैर भावुक क्षण है, क्योंकि इसमें कोई दोहराए नहीं है। जिस वक्त का संघर्ष आपने सहा, पिता के संघर्ष को याद करके एक पिता का बेटे का भावुक होना बहुत सहज है। लेकिन बिल्कुल आप सही मानिए कि सच बेधड़क आज आपसे आपके संघर्ष की दास्तां सुनकर तमाम जो दर्शक देख रहे हैं आपको, ये तय मानिए कि वो आपसे प्रेरणा ले रहे हैं कि इस संघर्ष से उठकर भी एक पिता का वो बेटा कहाँ पहुँच सकता है। वैसे जहाँ से विभीषिका दिवस का शुरू हुआ, मैं प्रधानमंत्री जी को अपनी ओर से बहुत अभिनंदन करूँगा, जिन्होंने 14 अगस्त को विभीषिका दिवस मनाने का तय किया, और इस बार 3-4 कार्यक्रम में मेरा भी जाना हुआ, और जो वहाँ से संघर्ष करके पैदा हुए थे वो आए, उनका सम्मान भी किया। और बड़ा काम जो अजमेर में म्यूज़ियम है सरकारी, उसके लिए मैंने एक गैलरी, विभीषिका सिंधु गैलरी, मैंने 5 करोड़ स्वीकृत कराए हैं, जो मुझे लगता है अगले साल भर में एक विभीषिका और सिंधु गैलरी बनेगी, जो वहाँ का सारा दृश्य आम जन को भी देखने को मिलेगा।
बाबू के क्या 2 सवाल और ले सकता हूँ मैं? बिल्कुल। अयोध्या के बारे में ज़रूर मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि जिस पार्टी से आप आते हैं, शुरुआत में ही 3 नारे दिए थे, चाहे वो धारा 370 की समाप्ति हो, समान आचार नागरिक संहिता हो, या राम मंदिर का भवन निर्माण हो गया। लगभग तीनों पर है, एक बाकी बचा है। तो आप उस समय आप कहाँ थे? किस तरह का रोल आपका रहा? अयोध्या की यात्राएँ हुई, कार सेवक गए? जब विद्यार्थी परिषद में था तब तो कई आंदोलन, जैसे लाल चौक पे तिरंगा फहराया, उस आंदोलन में विद्यार्थी परिषद ने चलाया। और भारत का नाम, यानी देश का नाम इंडिया नहीं भारत है, यहाँ की राष्ट्रभाषा हिंदी है। विद्यार्थी परिषद के शुरू के जो हमारे होते थे वो संघ के और लगभग राष्ट्रवाद के जुड़े थे, उसके लिए काफ़ी संघर्ष में हम लोग गए। 3 बीघा ज़मीन भी जो बांग्लादेश को दी गई, उधर दी गई, उस समय संघर्ष करके वहाँ तक हम लोग गए। इसी दौरान ये पहले तो गंगा जल यात्रा भी निकली, वह भी घर घर गई। फिर राम मंदिर का, स्वामी विवेकानंद का रॉक मेमोरियल का वो ध्यान है कि हमने स्वामी विवेकानंद के 1-1 रुपए के फोल्डर गांव-गांव में जाकर के 1-1 रुपए में हमने बेचे। वो राशि इकट्ठी करके संगठन को जमा कराई है। फिर जब ये राम मंदिर का मुद्दा है तो ईंट का पूजन शुरू हुआ और उसके साथ ₹1.25, उसमें हम लोग लगातार चले। और वह चलते चलते जब आगे बढ़ी और आडवाणी जी की जो रथ यात्रा निकली, उसमें एक क्षेत्र का संयोजन मेरे को जिम्मे आया, तो उसमें भी मैंने व्यवस्थाओं में कंट्रीब्यूट किया। और उदयपुर में जब वहाँ के लिए कार सेवक भेजने थे, तब भी हम भेज करके रेलवे स्टेशन पर रोज़ छोड़ने आते थे। हज़ारों की संख्या में रोज़ छोड़ने आती थी, कुछ जाते थे। लास्ट जत्थे में हम भी रवाना हुए। रवाना होकर कानपुर के आसपास हम लोग घेर लिए गए। हाँ, और वहाँ तक हम लोग नहीं पहुँच पाए। इस दौरान फिर सारा घटनाक्रम चल गया, तो उसमें भी सहभागिता एक छोटी सी गिलहरी के छोटी दाने की तरह ज़रूर, लेकिन उसमें भी रही। तो इस सारे आंदोलनों में हम लोग साथ रहे। तो मुझे लगा कि ये समाज लाखों लोगों के, मैं तो एक छोटा सा स्वयंसेवक हूँ, लेकिन पता नहीं जिन्होंने शुरू में संघ की स्थापना की, जिनका आज नाम भी बहुत कम लोग जानते हैं, उन्होंने अपने पद को, उनके प्राण चले गए, उन्होंने कब आहुतियाँ दी, पता नहीं कितनी जनरेशन दी। जा कर के मंदिर के बाहर सोना और चने गुड़ खा करके संघ की शाखा शुरू करना। उसके बाद कई दृश्य तो गरीबी के हमको भी मिले। जब विद्यार्थी परिषद के प्रवास में निकलते थे, खाना खिलाने वाला कौन मिलता था? इवन मुझे तो जहाँ प्रवास में जाते तो संघ खाली रुकते थे, तो ऊपर चाबी जिला प्रचारक छोड़ के जाता था। हम जाते उसे खोल के और वहाँ अपने अटैची रखे, नीचे आते, उनका कहा हुआ था कोई संघ लाए साइकिल दे देना, उसे साइकिल लेते, घर पूछ करके 1-2 के घर जाते, भैया मैं आया हूँ, आज बैठक रखनी है। तो दिन का भोजन तो मुझे आज भी ध्यान है कि कई बार नहीं हुआ, लोगों का तो दोनों बार नहीं होता होगा। फिर शाम को कोई संघ का कार्यकर्ता आता था डाक देखने, वो पूछता था कि भाई साहब आपका भोजन हुआ कि नहीं? अच्छा भाई नहीं हुआ, तो अपने घर ले जाता था, तब हमारा भोजन होता था। ऐसा कई तरह के, और कई बार तो भोजन चाय और कचौरी पे ही वर्षों तक चला। तो उन तपस्याओं से जो हमने कुछ प्रेरणा ली, तो जीवन में कुछ अंश हमने भी किया। आज तो ईश्वर की कृपा से सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं। सच मानिए, ऐसा लगता है कि मैं लगातार आपका इंटरव्यू लेता रहूं और ये जो चीज़ आप बता रहे हैं ये पहुंचे जन जन तक। लेकिन एक लास्ट सवाल के साथ मैं अपना इंटरव्यू समाप्त करना चाहूँगा। आज भी जो आपने संघर्ष किया, जो संस्कार आपको परिवार से मिले, संघ से मिले, उनकी झलक में कई बार आपको एज ए विधानसभा स्पीकर के रूप में देखता हूँ, मैं कवर करता हूँ विधानसभा, तो आपके कह रहे हो आपने कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया भाई साहब, और आज भी नहीं कर रहे हैं, चाहे विपक्ष का कितना भी एडामेंट हो, कोई भी विषय हो। हालांकि उस विषय का जिक्र मैं नहीं करूँगा जो पिछली बार हुआ, लेकिन उस वक्त मेरी बहुत लोग चर्चा हुई, मैं भी क्योंकि आपसे लगातार संपर्क में हूँ, मैंने कि भाई साहब झुकने वाले नहीं है, मैंने खुद ने कहा, मैंने कि वो सिद्धांतों पर अड़ग रहे हैं। तो आपने भाई साहब जहाँ भी रहे, अब भी आप नवाचार के साथ साथ इस बात पर भी अड़े हुए हैं कि सिद्धांतों से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। एक संघ के स्वयंसेवक के नाते यह मूल संस्कार ही है। हम किसी दबाव में, लोभ लालच में समाज का या संस्थान का या संस्था का या देश का कोई नुकसान हो, ये बर्दाश्त नहीं है। और उसमें अनुशासन का भी जो पाठ पढ़ा है वह कहीं ना कहीं जीवन में भी दिखाई देता है। और शिक्षा मंत्री के समय तो मैंने इसका अनुभव भी किया कि मेरा कार्यक्रम 8 बजे का तय हुआ, मैं 7:55 पे पहुंच जाता था, तो कई बार तो बुलाने वाला भी दिखाई नहीं देता था। तो फिर उनको लगा कि ये मंत्री महोदय तो समय पे आने वाले हैं, उसका आगे किया। और कॉलेज में भी बड़ा कठोर था।
कॉलेज में कोई लेक्चरर 10 मिनट लेट आ जाए उसको सीएल लेनी पड़ती थी, और विद्यार्थी तो मेरे को गेट पे खड़ा देखे दूर से ही फर्स्ट लेट हुआ है तो भाग जाता था। फिर धीरे धीरे बना, और कॉलेज में भी कुछ कठोर निर्णय किए। कई बार रैगिंग के ऐसे कुछ विषय आए, तो एक बार तो 2 छात्रों को या 4 छात्रों को मैंने 6 महीने के लिए सेमेस्टर दिया। और मुझे आज खुशी है, उस दौरान के 2 पत्र आज भी मेरे पास मिलेंगे जिन्होंने विद्यार्थियों ने लिखे कि सर जब तक हम कॉलेज में थे तब तक वो आपको गाली देते थे, लेकिन आज हम जो कुछ हैं आपकी उस कठोरता के कारण है। उसका परिणाम है कि मैं कहीं भी जाता हूँ, अभी तो पिछले साल भर पहले जब मैं अपने बच्चों के यहाँ गया तो घूम रहे थे, अचानक 2 हट्टे कट्टे युवक आए, पाँव छुए। तो मैंने कहा भैया आप कौन? क्यों पहचान में तो उस समय का विद्यार्थी नहीं आता। तो इस स्थान में आपने मुझे पढ़ाया है, तो मुझे खुशी हुई। ये यहाँ भी विधानसभा में लागू कर रहे हैं आप कठोरता? कठोरता नहीं, अनुशासन। अब ठीक है, युग बदला है। मुझे कई बार लोग कहते हैं आज के ज़माने में डायल्यूशन आ रहा है। मैं कहता हूँ केवल राजनीति में डायल्यूशन नहीं आया है, जो समाज में आया है उसको रिफ्लेक्शन राजनीति में भी है। परिवारों में आया है, परिवार में हम पिताजी के सामने कैसे रहते थे और आज हमारे बच्चे और हमारे पोते कैसे रहते हैं, यदि उसको आप मन में स्वीकार कर लोगे तो उसका असर समाज में आएगा। इसी समाज में से लोग एमएलए और मंत्री बनेंगे, तो वह तो जो प्रक्रिया है वह चल रही है। हाँ, लेकिन उसमें हार नहीं माननी, उस पे अड़िग रहते हुए या उसमें से फिजिकल जो वातावरण में से रास्ता निकालते हुए उसको अड़िग रखते हुए आगे बढ़ना। और मैं समझता हूँ आज भी राजस्थान विधानसभा कई विधानसभाओं से श्रेष्ठ है और यहाँ के लोग भी श्रेष्ठ हैं। लेकिन हाँ, ये तो समय समय पे परिस्थितियाँ डेवलप होती हैं, पार्लियामेंट में भी हो रही हैं, अलग विधानसभाओं में भी हो रही हैं, तो राजस्थानों से अछूता कैसे रह सकता है? उस समय हैंडल विथ केयर, ये मैंने गुण 2-3 लोगों से सीखा। जैसे मैं एक बार कॉलेज में था, मेरे पास बच्चे आए, साहब फीस की डेट बढ़ाओ। मैंने कहा नहीं बढ़ाऊंगा। जैसे आपने कहा कि मैं ज़िद्दी स्वभाव का भी था, उन्होंने कहा हम हड़ताल करेंगे। मैंने कहा भैया हड़ताल क्यों करोगे? कहा साहब घर से मनी नहीं आई है। मैंने कितने लड़के हो? नेता 9 लोग थे। मैंने जेब में से 9,000 निकाले, उनको 1,000 दिया, जाके अकाउंटेंट को जमा कराओ और जब घर से पैसा आ जाए तो लौटा देना। 1 सप्ताह के अंदर सबने लौटा दिया। तो हाउ टू हैंडल विथ केयर, उस समय भी अनुशासन था, उसका पालन करवा दिया। नहीं तो हड़ताल होती, फिर बुलाते और फिर वातावरण, ऐसे मैंने कई इश्यूज़ आए समय समय पे जिसको डील किया। यही यहाँ पर भी कॉलेज के बाद संगठनों में भी आए, उसके बाद अभी विधानसभा में भी हैं। तो बुलाना, बैठाना, बात करना, उसका हल निकालना, ये हमेशा हल तो टेबल पे निकलेगा, लेकिन तुरंत बुला के टेबल पे बैठ जाओ, भाई दोनों तय करो। तो उस हिसाब से आज भी मुझे लगा, मुझे बहुत अधिक कठिनाई नहीं आई, लेकिन कठिनाई हमेशा स्ट्रिक्टनेस वहाँ तक रहनी जैसे माँ रखती है या अध्यापक रखता है। कहता है क्लास से निकल जाओ, या माँ कहती है घर से निकल जाओ, लेकिन जब तक बालक घर नहीं आता तब तो खाना नहीं खाती। अध्यापक भी तब तक चैन नहीं लेता जब तक विद्यार्थी एक दिन नहीं निकाल देगा, दूसरे उसके माँ बाप को बुलाएगा, उसको समझाएगा, फिर अल्टीमेटली उसको क्लास में ले लेगा, उसका कैरियर। क्यों, मेरे अभी भी शिक्षा क्षेत्र का अनुभव है, यदि विद्यार्थी को लगे कि आप उसके कैरियर मेकर हो तो उसकी श्रद्धा अपने आप बनती है। मुझे परसों किसी ने पूछा साहब क्लास में लड़के नहीं आते, आज के लड़के ऐसे हो गए। मैंने गलत बात, लड़के को लगना चाहिए कि मैं आज क्लास में नहीं जाऊंगा तो कुछ खोऊंगा। आप यदि उसी किताब को पढ़ाओगे तो लड़का क्लास में नहीं आएगा, उसको नेट से और किताब से सब चीज़ मिल रही हैं। अब वो ज़माना नहीं रहा जब मास्टर के अलावा कोई सोर्स ही नहीं था विद्यार्थी के पास, अब तो सोर्सेज अनेक हैं। उसको लगना चाहिए कि उससे अलग हट करके आप कुछ बताने वाले हो तो विल कम इन द क्लास। वही हाल है, विधानसभा में भी वातावरण बने, स्वस्थता रहे। तो अब मुझे लगा है कि पहली बार मैं भी 5वीं बार हूँ, तो 4 बार की तुलना में इस बार उपस्थिति अधिक रहने लगी है। और जैसे मैंने वो लंच आवर घोषित किया उसके बाद तो उसमें थोड़ी सी और बढ़ोतरी हुई है। तो अब समितियां भी हैं, समितियों को बुलाता हूँ, भैया आपकी समिति में क्यों नहीं आए इतने लोग, फिर उनसे व्यक्तिगत ही बात करता हूँ। हमेशा किसी भी संगठन में काम करो, चाहे आपका संगठन हो, हमारा संगठन हो, समाज हो, परिवार हो, संवाद निरंतर बना रहे, संवाद कभी नहीं टूटना चाहिए। अभी मेरे को एक घटना शायद आपके माध्यम से लोगों तक पहुँचे तो अच्छा है कि आजकल लोग मोबाइल उसके प्रति रह रहे हैं और परिवार का एक साथ भोजन करना ही दूसरा। और एक बार तो 15 लोग इस जगह भोजन करने बैठे एक होटल में, सब अपने मोबाइल पे मस्त हैं, लेकिन वो शायद होटल वाला, शायद वो भी संस्कारित व्यक्ति होगा,
वो उनके पास गया कि साहब अपना मोबाइल 1 घंटे के लिए मुझे दे दो, मैं आपको 10% रिबेट दूंगा। सबने दे दिए। तो आपस में बात करने लगे। तो मुझे लगा कि संस्कार, संवाद होना, सामूहिक रूप से बैठना, चर्चा करना, उसी में से ही चीज़ आगे बढ़ेगी। और हर व्यक्ति को दूसरा स्वभाव होना चाहिए, सीखने का स्वभाव। यानी कोई आदमी छोटे आदमी से भी सीख सकता है। मैं ही सर्वगुण संपन्न हूँ, जिस दिन ये आ गया तो आपका पराभव शुरू हो जाता है। तो इस तरह के कुछ संघ के संस्कार सीखे, कोई किताबों में पढ़ा, कोई पिताजी धार्मिक थे, मेरे को सत्संग में ले जाते थे, तो उनके ऋषि मुनियों के वाणी से भी कुछ सुना। माता जी घर में सत्संग करती थी, तो वो भी संस्कार घर के मिले। तो सामूहिक होता है। व्यक्ति का निर्माण कोई एक व्यक्ति नहीं करता, व्यक्ति का निर्माण सामूहिक करता है। जैसे आज जो रंग आपकी संगत में रहते हो उसका असर होता ही है। तो वह हमके शुरू से ही, मैं आज भी जो कई हॉस्टल में रहते हो दुर्गुणों से बचा, उसका मैं श्रेय संघ को ही देता हूँ कि संघ की शाखा में जाना, व्यस्त रहना, वहाँ के टोली में बैठना, तो बहुत बड़ा है। फिर परिवार का तो है ही। धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। जीवन यात्रा अब अपने चरणों में चल रही है, और जब तक जीवन है सोचता हूँ काम, ईश्वर से ये एक बार प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर अंतिम सांस तक स्वस्थ रखे, समाज के काम करने की प्रेरणा देता रहे। इसके अलावा कोई पदों की कोई आशा आकांक्षा नहीं। वैसे आपसे बात करके हम भी कहते हैं, हमारा मन भी है, हमारे दर्शक भी कहते हैं कि आप स्वस्थ बने रहें और इसी तरह राज सेवा में लगे रहें। आज के एक खास कार्यक्रम संघ के 100 वर्ष में हमने बात की राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी से। अगली मुलाकात एक और हस्ती के साथ आपकी हम कराएंगे अगले कार्यक्रम में। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क, जयपुर। नमस्ते सदा